नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 6 मिक्सचर एलिगेशन की। ठीक है, इससे पहले हमने 5 क्लासेस देखी थी और आज की क्लासेस में सभी डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन जो चैप्टर है वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अपने आप में छोटा चैप्टर है, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। कि जो आपका टाइप है, इस टाइप में आपके अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो टाइप में आपका लास्ट लेवल में आएंगे, इसमें आपका हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड होगा और अलग तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्ट नहीं होगा, सब हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे और मेरी क्लासेस ले रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा कुछ भी सीखने को मिल रहा है या आपका कुछ भी फायदा हो रहा है तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वैकेंसियां सारी आ चुकी हैं और आप उसके फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, और तैयारी इसी से कर रहे होंगे। तो इस बार सिलेक्शन आपको लेना है मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 6 मिक्सचर एंड एलिगेशन की। इसके बाद हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। आज हम आपके लिए लास्ट क्लास है आपकी मिक्सचर एलिगेशन की, तो इसको अच्छे से देख लें और इससे पहले की क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं उनका जरूर देखें। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पूरी क्लासेस को सबको देख लोगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके पूरी की पूरी मैथ का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आप चैप्टर इसमें पढ़ रहे हो, उसमें आपका हर जो क्लास है उसमें कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 6 मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए देखिए मैंने इससे पहले आपको टाइप 8 कराए थे और जिसमें मैंने आपको 39 से 38 क्वेश्चन करवा दिए। आपका 39 क्वेश्चन है, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल तक के ये कवर करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, यानी कि आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी मैथ करवा रहा हूँ वो आपको एसएससी में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर बात करें तो रेलवे में एनटीपीसी, या फिर हम बात करें तो ग्रुप डी, या फिर जो है एएलपी, सभी में आपको काम में आएगी। यहाँ तक कि बैंक में भी काम में आएगी। इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन छांट कर ला रहा हूँ कि किसी में ये ना कहना पड़े कि हमें किसी अलग एग्जाम के लिए अलग मैथ पढ़नी पड़ेगी। कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, मैंने आपसे हज़ार बार कहा है कि आप किसी भी एक टीचर को मैथ में फॉलो कर लें। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी सब अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स। आप एक को फॉलो कर लेंगे तो उसी से आप मैथ सीख जाएंगे, क्योंकि मैथ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह होता है, ट्रिक वगैरह होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप केवल एक टीचर को फॉलो करें और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपका जो दायित्व बनता है वो ये है कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने के बाद में प्रीवियस ईयर का पेपर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर का नंबर तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, और प्रैक्टिस सेट का नंबर तब आएगा जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, और चैप्टर अच्छे से तब पढ़ोगे जब आप नोट्स पूरे कवर करोगे। ठीक है ना, नोट्स पूरे कवर करोगे तभी आपका दिलचस्पी पढ़ने में बढ़ेगी, वरना दिलचस्पी कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर क्या है, कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। ठीक है, यदि उनके सिरों को गिना जाता है, यानी कि कबूतर और खरगोश के सिरों को गिना जाता है, तो सिरों की संख्या कितनी होती है, 90। सिरों की संख्या 90 प्राप्त होती है। और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनके सिरों की संख्या कितनी होती है, 224 प्राप्त होती है। तो बताइए इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। ठीक है ना, तो एक जू है जिसके अंदर जो आपके ये है आपके 90 रेबिट्स हैं और आपके जो है ये कितने हैं, आपके 24 है, यानी कि 20 हेड्स हैं आपके इसके। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहले आपको क्या निकालना होगा, औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, औसत। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब तक आप औसत नहीं निकालोगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए औसत निकालने के लिए औसत कितना आता है। देखिए जो आप देख रहे हो यहाँ पर उनके सिरों की संख्या कितनी है, 224 है। कितनी है, 224। और जो आपके यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो उनके सिरों की संख्या कितनी, 90 है। यानी कि अगर देखा जाए कि इधर चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या कितनी है,
कबूतर एक तरफ कबूतर ले लेते हैं, ठीक है, कबूतर ले लेते हैं एक तरफ कबूतर और एक तरफ ले लेते हैं खरगोश, ठीक है, क्या ले लेते हैं खरगोश। लेकिन इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे पहले इनका औसत हमें निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप औसत निकालोगे इनका तो 224 को अगर आप 90 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 224 को आप अगर 90 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पैरों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पैरों की संख्या आ जाएगी, पैरों की संख्या आ जाएगी। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो औसत क्यों निकाल रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से 1 बार, 2 बार, 2 से 45 बार, तो कितना आ जाएगा 112 अपॉन में 45 आ जाएगा। बोलिए ये क्या आ गया, इसका औसत आ गया। क्लियर है। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश कुछ कबूतर कुछ चिड़ियों को गिना जाता है तो चिड़ियों की संख्या 90 प्राप्त होती है। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो चिड़ियों की संख्या 224 प्राप्त होती है। तो बताइए इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं खरगोशों की, देखिए ध्यान देना, अगर मैं बात करूं खरगोशों की, खरगोश और एक तरफ मैं ले लूं क्या, एक तरफ ले लूं कबूतर, ये आपका समझ में आ गया होगा कि आपने क्या निकाल लिया, पैरों की संख्याओं का औसत निकाल लिया, कितना 112/45। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब देखिए खरगोश जो होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और जो कबूतर होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो खरगोश के 4 पैर हैं तो 4 पैर इधर लिख लो, कबूतर के 2 होते हैं तो 2 यहाँ लिख लो। अब ये खरगोश के कितने पैर हो गए, 4, कबूतर के कितने पैर हो गए, 2, इनके पैरों का औसत कितना है 112/45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में 112/45। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ये बीच में औसत कैसे आया, मैंने आपको पहले बताया था कि आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखोगे तो आपको यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। चलिए उसको आप जरूर देखें एक बार। इसका आपको क्या लेना है, केवल अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर लेना है। तो इन दोनों का अंतर निकालो कैसे, 4 - 112/45, इसका 2 - 112/45। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 68/45 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22/45 आ जाएगा। इतना आपसे आता होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, औसत है। बीच वाली वैल्यू हमेशा औसत होती है, इसलिए आप इसकी इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लें। पहले क्लास में मैंने पूरी तरीके से समझाया है कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एलिवेशन कहलाती है, ठीक है। तो खरगोश के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, पैरों की संख्याओं का औसत 112/45 बीच में लिख लिया। इन दोनों का अंतर ये आया, इन दोनों का अंतर ये आया। इसको सॉल्व करना आता होगा आपसे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब देखना 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात है। बचा क्या, 22/68 बचा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे 22:68। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब देखो इन्होंने पूछा क्या, तो बताइए इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। क्लियर है इतनी बात। बोलिए सो टेल मी हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर इन दिस जू। देखिए इधर वाली जो संख्या है वो खरगोशों की है, इधर वाली जो संख्या है वो कबूतर की है। तो खरगोश कितने हैं, 22 हैं। तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे आगे चले जाएंगे और आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहें आप, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्या आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर। बोले बोलिए। देखिए बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्रणों ए तथा बी में इन धातुओं का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। यानी कि 2 मिक्सचर है इसके गोल्ड के ए और बी के। एक आपके पास में ए है, एक आपके पास में बी है। क्लियर है इतनी बात। इसमें आपका सोना यानी कि गोल्ड है और
तांबा यानी कि कॉपर है, इसमें रेशो कितना है 7:2 का है। इसमें भी गोल्ड और कॉपर है, इसमें कितना है रेशो 7:11 है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया कि सोने और तांबे के दो मिश्रणों ए तथा बी में इन धातुओं के अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। यानी कि अगर हम बात करें तो दो टाइप के बर्तन हैं ए और बी, ठीक है, सॉरी बर्तन नहीं है, सोने और तांबे के दो मिश्रण है ए और बी है। तो जो ए है उसमें सोना और जो तांबा है वो 7:2 के अनुपात में है। जो आपका बी है उसमें जो सोना और तांबा है वो आपका 7:11 के अनुपात में। यहाँ तक हमने बात कर ली। ये कह रहे हैं यदि ए तथा बी को बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाए तो इस मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन दिस न्यू मिक्सचर। यानी कि इन जो ए और बी हैं इन दोनों के मिश्रण को किसी तीसरे बर्तन में डाला जाए, तीसरे मिश्रण बनाया जाए तो उसमें सोने और तांबे का नया अनुपात क्या होगा। तो बड़े ध्यान से समझना। देखिए यानी कि ए में गोल्ड और कॉपर का रेशो ये आ गया, बी में गोल्ड और कॉपर का रेशो ये आ गया। आपसे पूछा है कि सी में गोल्ड और कॉपर का क्या रेशो होगा। बोलिए आया समझ में। चलिए अब देखिए अगर मैं इसमें गोल्ड की मात्रा देखूं, केवल गोल्ड की, केवल मैं अगर इसके अंदर गोल्ड की मात्रा देखूंगा तो गोल्ड कितना है 7 और टोटल मात्रा कितनी है 7 और 9, यानी कि टोटल मिश्रण 9 का है। 9 में से गोल्ड कितना है 7, तो 7/9 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसमें कॉपर की बात करूंगा, कॉपर की, तो कॉपर कितना है 2 और टोटल कितना है 9, यानी कि टोटल 9 के मिश्रण में 7 गोल्ड है, टोटल 9 के मिश्रण में 2 गोल्ड है। क्लियर है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर आप गोल्ड देखोगे तो 7 है और 11 7 18 होते हैं, तो 18 के मिश्रण में 7 गोल्ड है और 18 के मिश्रण में कॉपर कितना है 11। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब गोल्ड गोल्ड में मिलेगा और कॉपर कॉपर में मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं गोल्ड को गोल्ड, अगर मैं नया मिश्रण सी तैयार करूंगा तो उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशो पूछा है आपसे। इसमें गोल्ड कितना है 7:9, इसमें गोल्ड कितना है 7:11, 7:18, ठीक है। एंड सी का कितना है कॉपर 2/9 प्लस 11/18, यानी कि गोल्ड गोल्ड में ऐड होगा, कॉपर कॉपर में ऐड होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। एंड ये आ जाएगा, इसका भी रेशो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। एंड इधर आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 आ जाएगा प्लस 11 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ये सही है। 14 7 कितने होते हैं आपके होते हैं 21/18 एंड ये आपका आ जाएगा 11 5 15/18। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। 18 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 21:15 बचेगा। 3 7 से काट लोगे, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, तो यानी कि जो तीसरा बर्तन होगा उसमें गोल्ड का और कॉपर का रेशो कितना बन जाएगा 7:4 बन जाएगा। आया समझ में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको अलग अलग मिलेंगे सब में। आ रहा है समझ में, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप उसको जरूर से जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि आपके मैथ के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आया समझ में, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बताइए क्या आप इसको कर सकते हो। बोलिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो सारी क्लासेस को जरूर देखें, तभी आप मैथ को सीख पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल एक दिन पढ़ रहे हो दूसरे दिन को नहीं पढ़ रहे हो। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर लगे रहते हैं अपने घर के कामों में, इधर उधर के कामों में। तो चाहे आप बॉयज हैं गर्ल्स हैं, पहली प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो केवल और केवल
नाम के लिए पढ़ाई करना आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? नाम के लिए पढ़ाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सभी को यही समझाता हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी, कि पहली प्रायोरिटी केवल किसको दोगे आप? ओनली अपनी पढ़ाई को, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, त्योहार आते हैं त्योहारों में लग जाते हैं, ठीक है, व्रत आते हैं तो व्रतों में लग जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती है उसमें लग जाते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट अगर आप हैं तो स्टूडेंट के चलते आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है और कुछ नहीं है। आपको अपने लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आपको पता है कि वैकेंसियों की भरमार है, आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस समय आपका लक्ष्य आपको दिखाई देनी चाहिए कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आएगी, किस वैकेंसी का नोटिफिकेशन किस मंथ में आएगा और किस वैकेंसी का पेपर कब होगा। ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्टली क्वेश्चन को पकड़ पाओगे, जब आपको लक्ष्य आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो अगर आप जितने ज़्यादा अच्छा अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो उतनी अच्छी यात्रा आपको अपने सफ़र में करनी पड़ेगी। अगर आपकी यात्रा अच्छी नहीं है तो आपको मंजिल अच्छी नहीं मिल पाएगी। यात्रा आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? यात्रा अच्छी करने का क्या मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई में एकाग्रता दिखानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं यात्रा अच्छी होना, ठीक है? तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने पेरेंट्स की मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला दायित्व यही है कि आप जो है अपने लक्ष्य पर फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखें, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है अगर पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, पढ़ाई को हटा दिया जाए तो उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं उसके लिए आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए मोबाइल है, मोबाइल आप बाद में भी चला सकते हो, शादियों में आप बाद में भी जा सकते हो, ठीक है, त्योहार वगैरह व्रत वगैरह बाद में भी रख सकते हो, लेकिन पढ़ाई का एक निश्चित समय तय है। ये समय निकल जाएगा तो बाद में कोई मौका आपको नहीं देगा पढ़ने का। एक तैयारी करने का निश्चित समय होता है जिसमें आपके पास ऊर्जा काफ़ी होती है और आप अपने पढ़ाई में तत्पर रहते हो पढ़ने के लिए। लेकिन एक समय हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है जब हम अपनी जो हमारी दिनचर्या की लाइफ होती है उसको उलझ करके रह जाते हैं, अपनी फैमिली को उलझ जाते हैं, फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इन सबको करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली, ना ही मोबाइल बंद होगा आने वाले समय में, ना ही त्योहार बंद होंगे आने वाले समय में, ना ही और कुछ फैसिलिटीज जितनी आपकी ज़िंदगी में वो बंद होगी, वो हमेशा रहेंगी। लेकिन पढ़ाई एक समय के साथ बंद हो जाएगी आपकी, फिर आपके घर वाले भी आपको मौका नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसको सोच करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, बात को माने, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए आप अच्छे से पढ़ोगे, नौकरी आपकी लगेगी, पैसा आपका वसूल होगा। हमारा काम समझाने का है, आपका ही तो फायदा हो रहा है हर तरफ से, तो अपने फायदे के लिए नहीं पढ़ सकते आप, तो पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। अब लापरवाही खत्म करिए, बहाने छोड़िए, बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिए, मोबाइल को भूल जाइए, शादियों को भूल जाइए, सारी चीज़ों को भूल जाइए, अपना केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित है, अन्यथा नहीं है, ठीक है? कई बार मैं ये बात बच्चों को समझाता हूँ लेकिन बच्चे नहीं समझते। है तो आपका ही फायदा, जो बच्चा अपने फायदे के लिए नहीं पढ़ सकता तो वो दूसरे का फायदा क्या करेगा जिंदगी में, ठीक है? तो चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं अपने, लेकिन इन बातों पर आप जरूर ध्यान देंगे और सोचेंगे जरूर कि मैंने तुम्हें समझाया और आप इन पर फोकस जरूर करोगे, ठीक है? चलिए देखिए ये बोल रहा है कि एक मिश्र धातु जिसमें जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात, देखिए जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात कितना है? 2:3:1 है, ठीक है? और एक अन्य मिश्र धातु जिसमें कॉपर और टिन और लेड का अनुपात कितना है? 5:4:3 है। यदि हम दोनों मिश्र धातुओं के बराबर भार को मिलाते हैं तब नए मिश्र धातु में लेड कितने किलोग्राम होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास में आता है तो आप सबसे पहले इनका अनुपातों का योग बराबर करोगे। क्या करोगे? अनुपातों का योग। तो पहले अनुपातों का योग देख लेते हैं। 5 4 9 होते हैं और 9 3 12, तो इनका योग कितना है? 12, ठीक है? 2 और 3 कितने होते हैं? 6, 6 और 1 कितना होता है? 7। तो योग अलग अलग है, ठीक है ना? तो आप इनके अनुपातों का योग बराबर करिए। कैसे करोगे? देखिए सिंपल, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? देखिए 2 दूनी 4, ठीक है? 2 3 6 एंड 2 एकम 2। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो अनुपातों का योग कितना हो गया? इधर भी 12 और इधर भी 12। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? और इनके टोटल मिश्रण को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24। यानी कि टोटल मिश्रण कितना है? 24 है।
आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है तब नए मिश्रण धातु में लेड कितने किलोग्राम होगा। तो देखो लेड की मात्रा कितनी है 3 है और टोटल मात्रा कितनी है 24 है, यानी कि 24 के मिश्रण में 3 लेड है तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, 1/8 किलोग्राम आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। बोलिए क्वेश्चन नंबर 42। चले करें सर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता पूरे इसमें। मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं काफी टाइम पहले। देखिए एक टंकी को 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है, यानी कि एक टंकी है जिसमें 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है, ठीक है, तथा उसमें से 70% दूध तथा 30% पानी को मिश्रण से निकाल दिया जाता है। तो एक तरफ मिल्क ले लो, एक तरफ वाटर ले लो, ठीक है ना। मिल्क कितना है 70% है, वाटर कितना है 30% है, ठीक है। जिससे टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है तो बीच में क्या आ जाएगा 55% भाग आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो। इनका अंतर निकाल लोगे तो आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा 15%, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ जाएगा 25%। और ये क्या होता है हमेशा अनुपात, प्रतिशत से प्रतिशत काट दोगे, 5 से 5 बार काट दोगे एंड 5 से 3 बार काट दोगे। अगर आप इधर अनुपातों का योग देखोगे तो कितना है 8 और उधर पूरे मिश्रण कितना है 80, 8 बराबर कितना आ जाएगा 80, एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 10। पूछा गया है आपसे तो बताइए कि प्रारंभ में टंकी में कितने लीटर दूध था। तो दूध कौन सा ये वाला, दूध की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का मान आपसे पूछा तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 5 से, कितना आ जाएगा 10 पंजे 50 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, चले आगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 बोलिए, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पढ़िए क्वेश्चन एक और आंसर बताइए इसको। बोलिए, देखिए नहीं आया। देखिए क्या है रमेश ने 1500 रुपए को 2 बैंकों में जमा कर दिया, यानी कि रमेश ने 1500 रुपए को 2 बैंकों में जमा कर दिया। उसने कुछ धन 6% और शेष धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपए का आमदनी होती है तो बताइए कि उसने 6% ब्याज पर कितना पैसा रखा है। देखिए 6% वाला आपसे पूछा है तो हम अगर देखें तो 1500 रुपए का अगर हम निकालें कितना 6% तो कितना आ जाएगा भाई 1500 रुपए का अगर आप 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 90 रुपए आ जाएगा। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है। और अगर आप 1500 रुपए का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 रुपए आ जाएगा। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है। अब एक तरफ ले लो 90, एक तरफ ले लो 75 और बीच में क्या ले लें, बीच में रखा आपका कुल की वैल्यू कितनी रखी है 85। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। क्या ले लें इनका अंतर ले लें। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो दोबारा देखो। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये अनुपात होता है 5 से 2 बार काट दोगे 2:1 आ जाएगा। इधर कुल कितना हो जाएगा 3 और रियल में कुल कितना रखा है आपको 1500, ठीक है। एक का मान निकालो कितना आ जाएगा 500। बोलो आया समझ में। पूछा गया है आपसे तो बताइए कि उसने 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। तो देखिए 6% ब्याज वाला कौन सा है, ये वाला, ये 6% ब्याज वाला है और ये आपका 5% ब्याज वाला है 5% ब्याज वाला। और 6% ब्याज वाले की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का मान आपसे पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बोलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है।
चले आगे, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, बताइए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। बताइए कर सकते हैं सर, बोलिए कोई बता सकता है इसका आंसर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सोने की तो अंगूठियां 18 ग्राम और 12 ग्राम की हैं, जिनमें सोने की शुद्धता 20 कैरेट और 15 कैरेट है। यानी कि जो पहली अंगूठी है उसमें सोने की शुद्धता 20 कैरेट है और उसमें 15 कैरेट है दूसरी में। दोनों को पिघलाकर एक अंगूठी बनाई जाती है, तो उसमें सोने की शुद्धता क्या होगी। क्लियर है इतनी बात। देखिए आप ये सोचो कि आपको पता है कि जो सोना होता है वो 100% कितने का होता है, 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना होता है। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी अंगूठी जब बनाई जाती है तो उसमें कभी भी शुद्ध 24 कैरेट सोना नहीं डाला जाता, क्योंकि उसके अंदर किसी न किसी दूसरा पदार्थ जरूर पड़ा होता है ताकि उसमें मजबूती बनी रह सके। अगर केवल 24 कैरेट सोना होगा तो प्योरली 24 कैरेट सोना अगर मिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कमजोर वो पड़ जाती है, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा बहुत दूसरा पदार्थ भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, तो देखिए सोने की अंगूठी 18 ग्राम कितनी है, 18 ग्राम और 12 ग्राम की है, और इन दोनों को मिलाकर अगर हम मिलाएं तो कितने ग्राम की अंगूठी बनेगी, 30 ग्राम की अंगूठी बनेगी। क्लियर है। तो जो ये कह रहे हैं जिनमें सोने की शुद्धता 20 कैरेट, यानी कि पहले वाले में सोने की शुद्धता कितनी है 20 कैरेट की, दूसरे वाले में कितनी है 15 कैरेट की, तो तीसरा वाला जब मिलाया जा रहा है तो कितने कैरेट उसमें सोना मिलाया जा रहा है ये पूछा है आपसे। तो देखना ध्यान से। तो देखिए 18 इसमें कितनी ग्राम है 20 कैरेट, कितने कितने पर 24, यानी कि 24 कैरेट में से 20 कैरेट सोना है प्लस 12 इंटू कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 24 आ जाएगा, तो 24 कैरेट में से 15 कैरेट सोना है, और यहाँ पे 30 इंटू कितना 24 कैरेट में से कितना मिलाया जाए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। समझ गए क्वेश्चन क्या है कि जो 20 कैरेट है वो 18 में, जो 15 कैरेट है वो 12 में, तो जो इनको मिलाकर के बनाया गया 30 ग्राम में कितना, ये पूछा है आपसे। तो देखिए 24 से जैसे कॉमन निकाल लेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, इसको ये बचेगा आपका, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 24 दोनों में कॉमन निकालने का 24 से 24 कट हो जाएगा, इधर बचेगा आपको 360 बचेगा प्लस। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ सही है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, बराबर बचेगा आपका 30x। बोलिए इनको जोड़ोगे तो 540 आ जाएगा, बराबर 30x बचेगा। इससे इसको काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात। कुछ भी समझ में आए तो जरूर पूछना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करिए। बोलिए देखिए ये कह रहा है कि राम 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदता है। ठीक है, अगर ये 4 अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदता है तो कितने रुपए के हो जाएंगे, 12 से 48 रुपए के अंडे हो जाएंगे। क्लियर है कितनी बार। तथा 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 अंडे खरीदता है, और अगर ये 2 अंडे 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है तो कितने के हो जाएंगे 32 रुपए के हो जाएंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। वह उन्हें 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कि दोनों में कितने रुपए कमा लेता है ये कितने हो जाएंगे 80 रुपए हो जाएंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है कि इस रुपए पर 20% लाभ पर बेच देता है, तो यानी कि अगर आप 80 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 20 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 16 रुपए आ जाएगा। यानी कि 80 और 16 यानी कि 80 रुपए में वो 16 रुपए का लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा 96 रुपए हो जाएगा। बोलिए यानी कि 80 रुपए उन्होंने लगाए खरीदने में और 96 रुपए बेच दिया तो 16 रुपए का लाभ कमाया। तो बताइए ये किस दर पर बेचा। तो देखिए किस दर पर बेचा, देखिए 96 तो यह है आपके पास में और
चार चार अंडे ये थे और 2 अंडे ये थे, टोटल अंडे कितने हुए 6, तो 6 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका 16 आ जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 46 बोलिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइएगा कि क्या आएगा। बताइए क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? बताइए। देखिए दो बराबर गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे जाते हैं। यदि वह पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं तो सामग्री को दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बोलिए। देखिए ध्यान से देखना, एक पहली वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है। इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है, कितना है आपका? देखिए दो बराबर गिलास है, एक पहला और एक दूसरा। इसमें मिल्क और वाटर कितना है आपका? मिल्क और वाटर कितना है? 1/3 है, और इसमें मिल्क और वाटर कितना है? 1/4 है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अब इससे हम अनुपात निकालेंगे अगली लाइन पर करके। हमने यहाँ तक देख लिया कि दो बराबर गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। यदि वह पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। यदि वह पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो आपके पास में गिलास है वो टोटल किससे भरे हुए हैं? पानी से अगर भरे हुए हैं तो ज्यादा मात्रा किसकी हो जाएगी? पानी की हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले में और दूसरे वाले में, इसमें भी आपका क्या है? मिल्क और वाटर का रेशो बनेगा, और इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो बनेगा। तो ऊपर वाला देखिए, अगर मैं बात करूं पूरी पूरी वैल्यू किसकी है? मिल्क की है, सॉरी पानी की है, क्योंकि बोल रहे हैं कि यदि वह पूरी तरह से पानी से भरा हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे वाली वैल्यू टोटल की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल मात्रा किसकी है? पानी की। पानी में से एक मिल्क है, तो वाटर कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। बोलिए इधर अगर मान लीजिए 4 में से मिल्क कितना है? 1 है, तो पानी कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही? अब हमें क्या करना है? अनुपातों का योग बराबर करना है, ठीक है। क्या करना है? अनुपातों का योग। तो इधर कितना है? दोनों का योग 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर कितना है? 3 और 1 4, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतनी बात? तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 4 12, 9 और 3 12। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों अनुपातों के योग बराबर हो गए। तो आपसे क्या पूछा है? तो सामग्री को दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? यानी कि मिल्क मिल्क में ऐड होगा और वाटर वाटर में ऐड होगा। तो देखिए इधर मिल्क कितना है? 4 है, इधर मिल्क कितना है? 3 है। तो देखिए नया बर्तन है आपका 3rd, तो इसमें आप मिल्क और वाटर मिला लो। तो मिल्क कितना है? इधर 4, इधर कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 7, और इधर मिल्क कितना है? 8, इधर कितना है? 9, तो कितना आ जाएगा आपका? 17। तो 7:17 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए आया समझ में? कुछ भी समझ में ना आए तो आप दोबारा जरूर कमेंट करें, पहले उसको दोबारा देखें वीडियो को, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है मिक्सचर एंड एडिशन का। और आज जो भी मैंने आपको समझाया उस पर जरूर एक बार गौर कीजिए, आपका ही बेनिफिट है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। निरंतरता नहीं बनाओगे तो इसमें आपका ही लॉस है, आपका ही नुकसान है, आपका ही टाइम खराब है। कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का अगर आप टेम्परेरी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि टेम्परेरी चीज कोई भी लाइफ टाइम नहीं होती है, वो आपकी टेम्परेरी ही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए चैप्टर के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में और सिलेक्शन
लेने की ऊर्जा के साथ। चलिए उसको कराते रहिए, हंसते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।